हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल VVI ऑब्जेक्टिव जी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में लेकर आए हैं बिहार ITI मैकेनिक डीजल थ्योरी के बेस्ट टॉपिक वाहन उद्योग से रिलेटेड जितने भी थ्योरी हैं दोस्तों, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप यह कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो हम उससे आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर से ज़रूर बने रहेंगे, यह हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इधर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कल से जो आगे कर रहे हैं दोस्तों डिस्कस, तो कल हम कुछ डिस्कस किए थे और उससे आगे यहाँ पे मोड़ा जा सकता है। जो स्टीयरिंग था दोस्तों, उसको हम मोड़ सकते थे। वो उसके बाद फ्रंट एक्सल प्रायः वाहनों के आगे के भार को सहन करता है। फ्रंट एक्सल जो होता है दोस्तों, यह वाहन के आगे वाले भाग में होता है और एवं वाहन को सड़क पर चलने में सहायता प्रदान करती है। कौन सा? तो फ्रंट एक्सल। एक्सल 2 प्रकार का था, फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल। तो यह फ्रंट एक्सल आगे का भाग का अपना लोड सहता है और दूसरा जो था रियर एक्सल, वो पीछे के भार का लोड सहता था। तो यहाँ पे यह दिया हुआ है यहाँ पे चित्र में दोस्तों। पहले यहाँ पे यह स्टीयरिंग हुआ, उसके बाद यह चेसिस हुआ ये पूरा, उसके बाद यह जहाँ पे इंजन में लगाते हैं दोस्तों, तो ये वो है। और इसके बाद ये पीछे में ही वही है जो हम किसी भी चीज़ को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। जैसे ट्रैक्टर में आप देखते होंगे, तो कभी उसमें डल्ला सेट कर देता है, कभी फार सेट कर देता है। तो वही ये हुआ, ये स्टीयरिंग हुआ। इसके बाद यह इसका चक्का को जो होता है दोस्तों, उसको इससे हम स्टीयरिंग के द्वारा कभी दाएं कभी बाएं घुमा सकते हैं। तो वही यह है। तो उम्मीद करते ये बात आपको समझ में आ गए होंगे। चलते दोस्तों नेक्स्ट। यहाँ पे वो दिया हुआ है फ्रंट एक्सल के विभिन्न प्रकार। तो फ्रंट एक्सल के जो विभिन्न भागों को निम्न प्रकार दर्शाए गए। ए एक्सल बीम, बी के 2 के स्टम एक्सल, उसके बाद 3 पिन, किंग पिन और डी क्वार्टर पिन, 5 स्टीयरिंग आर्म, 6 स्टब एक्सल आर्म, 7 ट्रैक रोड, 8 बॉल ज्वाइंट, 9 थ्रस्ट वेयरिंग एवं वाशर और 10 ड्रैग लिंक, उसके बाद 11 स्टीयरिंग ड्रॉप आर्म और 12 स्टीयरिंग व्हील। तो यह जितना भी है दोस्तों, इसका नाम है। यहाँ पे जो ये सब दिया हुआ है इसी का नाम है। तो आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से दिखा दें और समझा दें। एक में क्या दिया हुआ है, तो एक्सल बीम है। तो दोस्तों एक यहाँ पे ये है एक्सल बीम, ये किस में है, तो चेसिस में ही लगा है, बीच में जो होता है। इसके बाद स्टब एक्सल है, दूसरा है क्या, एक्सल स्टब, तो ये वही है। इसके बाद किंग पिन होता है, क्या, किंग पिन, जहाँ किंग मतलब राजा, जो सभी चीज़ को जोड़ के रखता है। यानी कि आप ट्रैक्टर में देखेंगे कि ट्रैक्टर में इतना सा होल होता है जहाँ पे हम ट्रैक्टर के इंजन वाला भाग और डला को ज्वाइंट करते हैं। तो उसमें यहाँ पे और लगा देते हैं पिन मोटा सा, तो वही किंग पिन हुआ, जोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद है कटर पिन, क्या कहते हैं, कटर पिन। तो दोस्तों कटर पिन यहीं पर है, तो जिसमें हम उसको पिन को, किंग पिन को डाल रहे हैं, वहीं पर हुआ। और उसके बाद स्टीयरिंग आर्म, क्या होता है, स्टीयरिंग आर्म। तो ये स्टीयरिंग आर्म मतलब स्टीयरिंग का भुजा है, आर्म। उसके बाद स्टब एक्सल आर्म, स्टब एक्सल आर्म, ये दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, जो घुमा इधर से उधर कर सकता है, चक्के को मोड़ सकता है। उसके बाद ट्रैक रोड, ट्रैक रोड दोस्तों यहीं पर उसी के बीच वाले भाग को करते हैं, ट्रैक रोड। उसके बॉल जॉइंट, तो बॉल जॉइंट दोस्तों कहाँ पे हैं, तो बॉल जॉइंट यहाँ पे हैं, जो स्टब एक्सल आर्म को जोड़ने का काम करता है, ट्रैक रोड को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद थ्रस्ट वेयरिंग एवं वाशर, तो थ्रस्ट वेयरिंग एवं वाशर जो है दोस्तों, ये यहाँ पे हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है एक्सल बीम यानी किंग पिन जो है, इसके नीचे वाले भाग को कहते हैं थ्रस्ट वेयरिंग एवं वाशर।
और ड्रैग गेयर लिंक जो है दोस्तों, क्या ड्रैग लिंक, ये यहाँ पे है ड्रैग लिंक। और उसके बाद आता है स्टीयरिंग ड्रॉप आर्म। तो स्टीयरिंग ड्रॉप आर्म जो है दोस्तों यहीं पे है, यहाँ पे स्टीयरिंग ड्रॉप आर्म है दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद स्टीयरिंग व्हील, तो यह सबसे ऊपर में, जिससे पकड़ कर हम पूरे गाड़ी यानी वाहन को कंट्रोल में रखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट रियल एक्सल की ओर। रियल एक्सल यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है और यह कह रहा है इसे विभेदक असेंबली भी कहा जाता है। रियल एक्सल को विभेदक असेंबली भी कहते हैं और यह वाहन के पिछले भाग के भार को सहन करता है। इस एक्सल के द्वारा पावर ट्रांसमिट की जाती है, किसके द्वारा, रियल एक्सल के द्वारा, इससे कि वाहन को वांछित दिशा में मोड़ा जा सके। ये हम आपको पहले भी बता दिए हैं कि एक्सल जो है दोस्तों वह क्या करते हैं, पिछले वाले भाग पे जो ज़्यादा लोड पड़ता है उसको सहन करता है। उसके बाद यहाँ पे उसका कुछ भाग दिया हुआ है, वेरिंग है, क्राउंट व्हील है, सॉफ्ट है पिछले वाला भाग सॉफ्ट, उसके बाद वेरिंग फिर है, एक्सल कैसिंग है, उसके बाद पिनियन है, पिनियन वही पिन को कहते हैं, पिनियन सॉफ्ट भी है जिसमें पिन लगाते हैं। तो व्हील यहाँ पे फिर दिया हुआ है, तो ये आप देख लिए हैं इसका चित्र। चलते हैं नेक्स्ट स्टीयरिंग प्रणाली में। तो दोस्तों स्टीयरिंग प्रणाली क्या होता है, यह किसी भी वाहन की वह व्यवस्था है जिसकी सहायता से चालक वाहन को मार्ग की अवस्था या चालन स्थिति के अनुसार किसी भी ओर बाएं या दाएं मोड़ सकने में सक्षम हो जाता है। स्टीयरिंग जो है दोस्तों, इसी से पूरे जो वाहन का जो कंट्रोल होता है वह स्टीयरिंग पर ही होता है। अगर स्टीयरिंग ना होता तो बिना स्टीयरिंग के गाड़ी हम नहीं चला सकते। तो स्टीयरिंग से के कारण ही हम गाड़ी को कभी तेज, कभी धीमा, कभी दाएं मोड़ सकते हैं तो कभी बाएं मोड़ सकते हैं। तेज तो नहीं दोस्तों सॉरी, लेकिन दाएं बाएं मोड़ सकते हैं। और तेज या कम करते हैं वह गियर के सहारे कम या बेस करते हैं। तो स्टीयरिंग का काम है पूरे गाड़ी को कंट्रोल रखना। तो यहाँ पे ये हो गया। और उसके बाद यही वाहन के नियंत्रण का कार्य भी करती हैं। स्टीयरिंग प्रणाली का मुख्य कार्य स्टीयरिंग व्हील की घूर्णी गति को फ्रंट व्हील की कोणीय गति में परिवर्तित करना। तो स्टीयरिंग का जो कार्य है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि स्टीयरिंग का कार्य क्या है। तो इसका कार्य है स्टीयरिंग व्हील की घूर्णी गति को फ्रंट व्हील की कोणीय गति में परिवर्तित करना। तो वाहन की स्टीयरिंग प्रणाली वाहन के फ्रंट एक्सल से संयोजित होती है। चलते हैं आगे दोस्तों। आगे यहाँ पे दिया हुआ है पूरे गाड़ी का जो आगे वाला भार है दोस्तों, इस इंजन यहाँ वो पूरा चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या सब लगा है ये आपको दिखाते हैं स्टीयरिंग के साथ साथ। तो ये हुआ स्टीयरिंग व्हील, यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं गाड़ी को। इसके आगे जो जाते हैं दोस्तों और जहाँ पे ये मिलता है उसको कहते हैं स्टीयरिंग कॉलम कहते हैं। और यहाँ पे उससे आगे दोस्तों जाते हैं तो यहाँ पे जॉइंट होता है, माध्यम सॉफ्ट कहते हैं इसको, जो घूमने का काम करता है। और यहाँ उससे आगे जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जंप जैसा होता है, इसे रैंक तथा पिनियन स्टीयरिंग गियर कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पे लिक्विड कूलर है जो तेल को ठंडा करने का कार्य करता है। और यहाँ पे है स्टीयरिंग नकल, स्टीयरिंग का ही नकल यहाँ पे ये दिया हुआ है, जो स्टीयरिंग करेगा वही यहाँ पे यह करेगा। इसके बाद ये है पावर स्टीयरिंग लिक्विड रिजर्वायर और पावर स्टीयरिंग पंप यहाँ पे है। और इसके बाद ये स्टीयरिंग कॉलम आपको बता ही दिए हैं। तो यहाँ पे आप इतना समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। वाहनों में प्रायः दो प्रकार की स्टीयरिंग प्रणाली प्रयोग की जाती हैं जो निम्नवत हैं या इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि पावर स्टीयरिंग। इस स्टीयरिंग प्रणाली का उपयोग अधिकतर माध्यम एवं अधिक भार की गाड़ियों में किया जाता है। पावर स्टीयरिंग का प्रयोग, इस स्टीयरिंग प्रणाली का प्रयोग करने से अथवा तेज गति पर चलने वाले वाहनों को मोड़ते समय ड्राइवर को कम शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता होती है।
तो यानी कि पावर जो स्टीयरिंग होता है दोस्तों, इसके होने से जो है ड्राइवर यानी चालक जो है उसको कम बल लगाना पड़ता है, कम कार्य करना पड़ता है उसको मोड़ने में। तो ठीक उसके बाद इस प्रणाली को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वाहन को मोड़ते समय स्टीयरिंग किए जाने वाले पहिए पर प्रयास की मात्रा एक पूर्व निर्धारित मान से अधिक बढ़ जाती है। जितना यह शारीरिक क्षमता लगेगा उससे अधिक यहाँ पे यह जो स्टीयरिंग मोड़ने का काम करता है वहाँ पे यह अधिक होता है। जहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा से अधिक होगा स्टीयरिंग का काम। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, यह स्टीयरिंग प्रणाली पावर असिस्टेड स्टीयरिंग अथवा स्टीयरिंग असिस्टेड प्रणाली भी कहलाती है। यह जो स्टीयरिंग है पावर स्टीयरिंग या असिस्टेड स्टीयरिंग अथवा स्टीयरिंग असिस्ट प्रणाली भी कहलाती है। पावर स्टीयरिंग प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक तथा हाइड्रोलिक दोनों प्रकार की होती हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में हाइड्रोलिक एवं इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पावर स्टीयरिंग प्रणाली का प्रयोग भी संभव है। हाइड्रोलिक जो दोस्तों हैं ये आप जेसीबी में या रोड पे जो उठाने वाला बस सबको उठाने वाला जो गाड़ी आता है दोस्तों उसमें ये सब लगा होता है हाइड्रोलिक। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे है फोर व्हील स्टीयरिंग। फोर व्हील स्टीयरिंग क्या होता है? तो यह फोर व्हील स्टीयरिंग प्रणाली में ड्राइवर द्वारा वाहन को स्टीयरिंग करते समय वाहन के चारों पहिए मुड़ते हैं। दोस्तों फोर व्हील जो स्टीयरिंग है दोस्तों यह एक ऐसा स्टीयरिंग है जिससे घुमाने से पूरे चक्का यानी जितने भी चक्का हैं 4 चक्का होता है तो थार में यह लगा होता है दोस्तों। फोर व्हील स्टीयरिंग यह क्या करता है कि यह चारों चक्का को घुमाने का काम करता है। जब मन होगा तो हम ये भी चक्का घुमा सकते हैं, इस तीनों को रोक करके हो सकता है इस तीनों को रोक करके हम इसको भी घुमा सकते हैं और मन करेगा तो इसको रोक करके ये दोनों को घुमा सकते हैं, यानी चारों को नचा सकते हैं हम फोर व्हील स्टीयरिंग से। इसके बाद अधिकांश 4 पहिए स्टीयरिंग प्रणाली में वाहन नियंत्रण को सरल रखने के उद्देश्य से पिछले पहिए कम्यूटेटर नियंत्रण द्वारा स्टीयरिंग किए जाते हैं। फोर व्हील स्टीयरिंग प्रणाली का प्रयोग अधिकांश वाहनों में स्टीयरिंग प्रभाव को बढ़ाने, वाहन को उच्च गति पर चलाने के दौरान स्थायित्व प्रदान करने तथा न्यून गति पर चलने पर स्टीयरिंग रेडियस घटाने के उद्देश्य से किया गया है। किसका? फोर व्हील स्टीयरिंग का प्रयोग वाहन को न्यून गति पर चलने के दौरान इसके पिछले पहिए अगले पहियों के विपरीत दिशा में चलकर स्टीयरिंग रेडियस को 20 से 25% तक कम कर देती हैं। इस प्रकार के वाहनों में ट्रैक्टर तथा बड़े व्हील वाले ट्रक जैसे वाहन आते हैं। इसके विपरीत वाहन की उच्च गति पर चलने पर इसके चारों पहिए एक ही दिशा में गति करते हैं, जिससे ये वाहन को रेखीय गति में चलते हुए स्थायित्व प्रदान करते हैं। 4 पहिए प्रणाली के विफल होने की स्थिति में इसके पिछले पहिए उदासीन हो जाते हैं एवं सीधे आगे की ओर गति करते हैं तथा इस स्थिति में स्टीयरिंग प्रणाली का संकेत देने के लिए एक इंडिकेशन लाइट जल जाती है कि यह किस तरह होता है। चलते हैं आगे हैं सस्पेंशन प्रणाली। तो सस्पेंशन प्रणाली क्या होता है दोस्तों, इसको जानते हैं। तो यह जो होता है दोस्तों वाहन में इस प्रणाली के समावेश का उद्देश्य सड़क मार्गों में गड्ढे से चलने वाले झटकों को गाड़ी के पुर्जों तक पहुंचने से रोकना तथा यात्रियों को सुगमतापूर्वक यात्रा कराने में सहायता करना है। तो यह सस्पेंशन प्रणाली जो है दोस्तों इसका काम है कि गड्ढे में जाने के बाद जो दोस्तों झटका लगता है उसको सहन करने का क्षमता इसमें रहता है और यात्री को जो उस झटके से चोट लगते उसको रोकने का काम करते हैं। इसके साथ ही यह सड़क मार्गों पर चलने के दौरान उत्पन्न होने वाले पिचिंग व रोलिंग जैसे व्यवस्थाओं के दौरान वाहन की स्थिरता को बनाए रखते हैं।
यह गाड़ी को सड़क से मिलने वाले झटकों को अपने अंदर सहन कर लेता है और ऊपर वाले हिस्से तक झटके को नहीं पहुंचने देता है। ये कन्वेंशन इंडिकेटेड तथा एयर प्रकार के होते हैं। इसे चेसिस फ्रेम तथा व्हील के मध्य लगाया जाता है, यानी कि चेसिस फ्रेम और व्हील जो होता है दोस्तों उसके बीच में इसको लगाया जाता है। इस प्रणाली में लिप स्प्रिंग शॉकर का कार्य करता है। लिप स्प्रिंग जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, शॉकर का काम करता है, झटका को सहन करने का कार्य करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है चित्र, और इस चित्र को अच्छे से आप ध्यान से देखिए, और सभी का भाग का नाम भी दिया हुआ है। इसको कहते हैं बॉल जॉइंट, जो चक्का को और इसको जोड़ता है। इसके बाद यहीं पर अपर कंट्रोल आर्म भी है, यानी अपर मतलब ऊपर वाले आर्म को कंट्रोल करने वाले। उसके बाद बॉल जॉइंट नीचे भी है और नीचे भी लोअर कंट्रोल आर्म है, दोनों साइड ये है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों यह जो नीचे में है स्प्रिंग का जैसा, इसको कहते हैं क्वारल स्प्रिंग। क्या कहते हैं, क्वारल स्प्रिंग। ये क्या करता है, झटका को सहन करता है। उसके बाद यहाँ पे भी वही है क्वारल स्प्रिंग और लोअर कंट्रोल आर्म, ऊपर में भी होगा अपर कंट्रोल आर्म। उसके बाद स्ट्रिंग नकल यहाँ पे दिया हुआ, स्ट्रिंग नकल, स्ट्रिंग जैसे ये नकल करता है। और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है यह जो है दोस्तों यह शॉक एक्सजॉक्टर है, और ये पूरा क्या है, फ्रेम है। तो दोस्तों यह उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे। उसके बाद है ट्रांसमिशन प्रणाली। ट्रांसमिशन प्रणाली क्या होता है जानते हैं। तो इस प्रणाली के द्वारा इंजन की पावर वाहन तक पहुंचती है। ट्रांसमिशन प्रणाली जो है इसके द्वारा जो होता है वह इंजन से जो पावर है वह वाहन तक पहुंचते हैं। इस प्रणाली के सहायक भाग फ्लाईव्हील क्या होता है, फ्लाईव्हील, क्लच, गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट होते हैं। तो ट्रांसमिशन प्रणाली के जो भाग होते हैं दोस्तों वो फ्लाईव्हील होते हैं, क्लच होते हैं, गियर बॉक्स होते हैं और प्रोपेलर शाफ्ट होते हैं, जो इंजन की शक्ति को वाहन तक पहुँचाने में सहायता करते हैं। उसके बाद आता है ब्रेक प्रणाली। आप जानते होंगे ब्रेक का काम क्या होता है कि जब भी गाड़ी तेज़ है तो ब्रेक लगाकर धीरे करते हैं, या गाड़ी को रोकने का काम ब्रेक से ही करते हैं। यह वाहन संबंधित एक नियंत्रण प्रणाली है जो वाहन की गति को धीमी करने या उसको रोकने में प्रयुक्त की जाती हैं। वाहनों में दो प्रकार के ब्रेक होते हैं, एक होता है सर्विस ब्रेक एवं हेड या पार्किंग ब्रेक। दो प्रकार का ब्रेक होता है, एक सर्विस ब्रेक, दूसरा हेड या पार्किंग ब्रेक। हेड या पार्किंग ब्रेक मतलब हाथ से जो ब्रेक लगाते हैं, दूसरा है सर्विस जो नीचे पैर के नीचे होता है। सर्विस ब्रेक का संबंध फुट पेडल से होता है। इस पेडल में पर पैर रखते ही ब्रेक कार्य करने लगते हैं, जबकि पार्किंग ब्रेक एक हैंड लीवर के द्वारा प्रचालित किया जाता है। तो दोस्तों आप इस ब्रेक का प्रयोग आप अपने मोटरसाइकिल में किए होंगे। ज़्यादातर लोगों के पास मोटरसाइकिल होते हैं तो वह कभी हाथ से भी ब्रेक लेते हैं, दूसरा तो टांग से भी कभी कभी ब्रेक लगाते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक प्रणाली कुछ इस तरह दिया हुआ है। तो दोस्तों देख ले कि इस तरह यह ब्रेक प्रणाली दिया है। तो यहाँ पे लिंकेज यानी कि जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे यह जो स्प्रिंग की तरह है दोस्तों इसको कहते हैं पेडल रिक्टर स्प्रिंग कहते हैं इसको। और यह क्या है, ब्रेक पेडल है, इस पर ही देकर हम ब्रेक को दबाते हैं और यह स्प्रिंग दबाने के बाद इसको गाड़ी को धीमा कर देता है। इसके बाद यह जो है ये भी लीकेज है, यानी लॉक करने का काम करता है। यह भी वही लीकेज है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। और इसको कहते हैं कैम और रिएक्टिंग स्प्रिंग जो है दोस्तों यहीं पर है। ब्रेक शूज यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों अंदर में, और यह ब्रेक ड्रम है ऊपर से जो पूरा गिरा हुआ है। तो दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। तो ब्रेक प्रणाली एक रक्षक प्रणाली भी कहा जा सकता है, क्योंकि यही इस चालक के जीवन की रक्षा करते हैं।
चालक जोखिमपूर्ण स्थितियों में सर्विस ब्रेक के पेडल पर पैर रखकर वाहन को धीमा कर सकता है या रोक सकते हैं। उसके बाद है इंजन, इंजन इंग्लिश में इंजन और हिंदी में इंजन। तो जानते हैं इंजन के बारे में। दोस्तों, इंजन वाहन में प्रयुक्त वह युक्ति है जो वाहन में संयोजित विविध यंत्रावलियों के आवश्यक शक्ति उत्पन्न करती हैं। इसमें यांत्रिक अवयवों के सहयोग से रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में तथा ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती हैं। तो इंजन के कारण दोस्तों हम पूरा वाहन को क्या करते हैं, चला सकते हैं। जब इंजन नहीं रहेगा तो कैसे नहीं चल सकता है पूरा वाहन। तो इंजन एक महत्वपूर्ण युक्ति है वाहन के लिए। इसी को वाहन का शक्ति यंत्रक भी कहते हैं, किसको, इंजन को। उसके बाद इंजन दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल, पहला क्या है दोस्तों, पहला है एक्सटर्नल और दूसरा है, तो पहला यहाँ पे एक्सटर्नल कन्वेंशन इंजन है तथा दूसरा इंटरनल कन्वेंशन इंजन। मोटर वाहन में प्रायः इंटरनल कन्वेंशन इंजन का प्रयोग किया जाता है। यह स्पार्क इग्निशन एवं कंप्रेशन इग्निशन प्रकार का होता है। इसके बाद आता है बॉडी, क्या आता है, बॉडी। तो इंजन, इसका बॉडी क्या सब है, वाहन की बॉडी लकड़ी या लोहे की बनी होती है। कहीं कहीं पर आप लकड़ी भी देखते होंगे। तो आजकल के युग में लोहे का ज़्यादातर यूज होता है, जिसमें यात्री सुगमतापूर्वक बैठ सकते हैं या इसके द्वारा सामान ढोया जा सकता है। चौपाया वाहनों की बॉडी प्रायः लोहे की बनी होती हैं और यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें गद्देदार सीटें लगी होती हैं तथा यह सब ओर से ढकी रहती हैं, जिससे धूप, बारिश आदि में भी यात्रा आराम से की जा सके। इसी क्रम से बसों की बॉडियाँ पूरी ढकी होती हैं, जबकि ट्रकों की बॉडी में सिर्फ आरामदायक चालक कक्ष ही ढका होता है तथा पिछला भाग खुला हुआ होता है, जिसे लोड बॉडी कहते हैं। यानी कि इसमें हम सामान सबको लोड करके ले जाते थे, कभी बालू, कभी गिट्टी, कभी कोई बोरा में कैसा सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। आमतौर पर ये बॉडी लोहे की बनी होती हैं, परंतु कई बार संपूर्ण बॉडी एल्युमिनियम की बनी होती है। इसके बाद वाहनों की कंपोजिट बॉडी में एंगल आयरन का प्रयोग किया जाता है, जिसके साथ लकड़ी जुड़ी होती है। वाहनों की बॉडी चेसिस फ्रेम के साथ नट बोल्ट द्वारा जुड़ी होती है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यकता है कि ट्रकों एवं बसों में प्रयुक्त चेसिस कार की चेसिस से पूर्णतः भिन्न होती हैं। यानी कि ट्रक में जो लगा चेसिस होता है वह चेसिस कार के चेसिस से अलग होता है। यह फ्रेम आगे से पीछे तक एक समान होता है। भारी वाहनों के ऐसे फ्रेमों में कुछ विशेष व्यवस्थाएं होती हैं की गई होती हैं, जिससे कि दुर्घटना से बचा जा सके। उसके बाद यहाँ पे भारी वाहन का फ्रेम आगे से क्या होता है, सकरा तथा पीछे की ओर चौड़ा होता है। तो भारी वाहन में जो होता है दोस्तों, यह इस तरह के फ्रेम बना होता है। आगे में जो है दोस्तों ये क्या होता है, संकरा ऐसे, और पीछे में क्या होता है दोस्तों, ऐसे फैल जाता है। तो इस तरह का भारी वाहन में फ्रेम बना होता है, चेसिस। तो फ्रेम या चेसिस की समस्त प्रणालियों एवं इंजन तथा यात्रियों के बोझ को वहन करता है। इसके बाद आता है पहिया दोस्तों, क्या, व्हील, पहिया, जिस पे जो रोड पे रहता है और गाड़ी को आगे ले जाने में मदद करता है। तो वाहनों में प्रयुक्त दूसरा मुख्य भाग पहिया है। ऑटोमोबाइल में पहियों तथा टायरों का कार्य गाड़ी का भार उठाना, स्टीयरिंग को नियंत्रित करना इत्यादि होता है। बिना इंजन के वाहन को खींचा जा सकता है, परंतु बिना पहियों तथा टायरों के नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंजन रह भी सकता है तो हम गाड़ी को नहीं खींच सकते हैं जब तक उसमें पहिए न लगा जाए। पहिया रहेगा, इंजन न रहेगा, तब भी हम उसको ढकल कर हम ले सकते हैं, यानी खींच सकते हैं। जैसे आप आप देखे होंगे ठेला गाड़ी आप देखे हैं, जिसमें हम
आदमी ही उसको खींच कर ले जाते हैं। उसमें चक्का लगा होता है यानी पहिया लगा होता है, लेकिन उसमें इंजन लगा देंगे, पहिया नहीं लगाएं तो ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। उसके बाद आप रिक्शा देखोगे, उसमें भी पहिया लगा होता है, इंजन नहीं लगा रहता है, फिर भी हम उसको ले जाते हैं। तो आप ये दोनों उदाहरण अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो बिना इंजन के वाहन को खींचा जा सकता है, परंतु पहियों या टायरों के नहीं। अतः ऑटोमोबाइल में इनकी एक विशिष्ट उपयोगिता है। उसके बाद यहाँ पे और दिया हुआ है कि वाहन में प्रयोग होने वाले पहिए अपनी उपयोगिता तथा बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जिनका विवरण अग्र पृष्ठ पर दिया गया है। तो हम भी दोस्तों अगले वीडियो में उस चीज़ को जानेंगे कि पहिए कितने प्रकार के होते हैं और किस किस पहिए का कौन सा काम होता है, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो यहाँ समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।